नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं अंतिम बाजी और भारतीय बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। 8700 के लेवल को निफ्टी ने पार किया है और उन्हीं लेवल्स के ऊपर अभी भी कामकाज करते हुए 37 अंकों की बढ़त लेकर 8730 के लेवल पर है। सेंसेक्स में भी 150 अंकों की बढ़त अभी देखी जा रही है। आज बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस मिड कैप स्मॉल कैप की ओर से नहीं आई है, लेकिन बैंक्स और ऑटोज ये दोनों सेक्टर्स ने आज आकर फिर से कमान संभाली है और ज्यादातर शेयर्स दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई है ओएनजीसी, टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक जैसे शेयर्स ने। लेकिन अब तक के कामकाज का क्रक्स क्या रहा, कौन से सेक्टर्स ने परफॉर्म किया, ये पूरा हाल जान लेते हैं रजत से। बाजार अब तक में बताइए रजत। बिल्कुल, इंडेक्स की चाल देखेंगे तो आज मार्केट पे इतनी क्लैरिटी नहीं आएगी क्योंकि फिर से स्मॉल कैप शेयर्स जो हैं वो दौड़ गए आज के मार्केट पे और कई शेयर्स डबल डिजिट रिटर्न देते हुए नजर आए। लेकिन निफ्टी एज अ होल एक्सपायरी हफ्ता है और 8700 के लेवल के ऊपर आज पूरे दिन भर टिके हैं, वो बहुत पॉजिटिव है। तो तेजी में कहूंगा मार्केट से बनी और पूरे दिन 8700 के लेवल को बचाए रखा। ये बेहतर ट्रिगर मार्केट्स के लिए पैन आउट होता हुआ नजर आएगा। देखते हैं अब क्या पुट राइटिंग बढ़ती है इन स्तरों पर कि नहीं। 8600-8700 की पुट्स पिछले कुछ दिनों में काफी स्ट्रांगली राइट हुई है, लेकिन आज बारी थी बैंकिंग शेयर्स की। स्ट्रांगली एक्यूमुलेटेड स्टॉक्स एक्सपायरी हफ्ते में निचले स्तरों से काफी स्ट्रांगली खरीदारी, खासतौर से पीएसयू बैंकिंग खेमा जो है वहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। निजी क्षेत्र में आईसीआईसीआई बैंक का प्रदर्शन बहुत स्ट्रांग था, आज उसने पार्टिसिपेट काफी स्ट्रांग करते हुए नजर आए। इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स जहां पर आज बस देखने को मिला, उसमें ऑटो एंसिलरी, स्मार्ट प्ले था, केमिकल शेयर्स ये लगातार अक्टूबर में चढ़ते चले जा रहे हैं और आज भी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। स्ट्रांग खरीदारी दोनों सेक्टर से बनती हुई नजर आई। इसके अलावा फार्मा स्टॉक्स, खासतौर से छोटे मझोले जो फार्मा स्टॉक्स थे उनमें आज अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आई। साथ साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल प्ले बहुत स्ट्रांग है मार्केट में। दिवाली से पहले बहुत आज बेहतर रिटर्न्स कई स्टॉक्स देते हुए नजर आए। और इसके अलावा जो स्टॉक्स गिरे वो है माइंडट्री और विप्रो, 3 से 4% टूट चुके हैं। लेकिन पूरे आईटी स्पेस का जो सेंटिमेंट है वो इस समय बहुत वीक है और आज आईटी में एचसीएल टेक्नोलॉजीज, माइंडट्री, विप्रो जैसे स्टॉक्स टूटते हुए नजर आए। आज आईटी कमजोर है, लेकिन एक्शन है बैंकिंग, ऑटो शेयर्स में, ऑयल एंड गैस पॉकेट में भी खरीदारी देखी जा रही है। ये वो शेयर्स हैं आपकी स्क्रीन पर जिन पर हम बातचीत करेंगे अंतिम बाजी में। ओएनजीसी एक स्टार परफॉर्मर, 4% का उछाल अभी भी। आईसीआईसीआई बैंक 2.5% ऊपर है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 2.5% की मजबूती देखी जा रही है। नहीं चल रहे हैं आज आईटी शेयर्स। माइंडट्री, विप्रो यहाँ पर कमजोरी है। दोनों स्टॉक्स 3 से 4.5% की वीकनेस लेकर अभी ट्रेड करते हुए। साथ ही एक्शन है एडीएफ फूड्स, एलजी बाला, जय भारत मारुति, ओरिएंट एब्रेसिव्स और अक्ष ऑप्टिक फाइबर में। एक बार रुचिरा पेपर को भी देख लेते हैं। 9% ऊपर अभी स्टॉक आ चुका है और अभी भी नतीजे आए हैं जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट डबल हुई है। नतीजों से उम्मीद हमारा खास सेगमेंट जाता है हर रोज ठीक 12:30 बजे। उसमें ये शेयर बताया गया था कि नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, आप खरीद सकते हैं। और देखिए आप स्टॉक 118 के लेवल्स पर ट्रेड करते हुए एक अच्छी मजबूती भी देखी जा रही है। इसके अलावा रजत ने भी कुछ शेयर्स आइडेंटिफाई किए हैं अंतिम बाजी के लिए, वो भी देख लेते हैं। रुचिरा पेपर तो है, लेकिन जो एक्शन में शेयर्स वो हिंदुस्तान कॉम्पोजिट, एल्काइल अमीन्स और किरी इंडस्ट्रीज, ये सभी स्टॉक्स जो है 9 से 13% के रिटर्न्स दे चुके हैं। पेनिनसुला लैंड, फ्यूचर रिटेल, ये दोनों स्टॉक्स पे आज 10-10% के रिटर्न्स डिलीवर किए। स्ट्रॉन्ग खरीदारी इन सभी स्टॉक्स में। और अब ये देखिए मिड कैप फ्लेवर कितना स्ट्रॉन्ग है मार्केट पे। एप्टेक, जीएनएफसी, ग्यूफेक बायो और जेबीएम ऑटो 5 से 17% का रिटर्न। जीएनएफसी अब 17% एक सिंगल डे में बढ़ता हुआ नजर आया। 42 रुपए के गेंस स्टॉक पे देखने को मिल रहे हैं और स्ट्रॉन्ग खरीदारी। और उमंग डेयरी एक स्टॉक जहां पर 7% की गेंस देखने को मिल रहे हैं। मैं जीएनएफसी देखना चाहूंगा, 17% की तगड़ी कमाई एक सिंगल डे में 284 के लेवल पे। सुमित बागड़िया साहब ऐसे मौजूद है। सुमित जी, शुक्रिया आपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले तो ये निफ्टी का स्ट्रक्चर समझाएं। एक्सपायरी का हफ्ता है, क्या एक रेंज में कामकाज करेंगे या फिर आपको लगता है कि यहाँ से अभी तेजी भी और बढ़ सकती है जिस तरीके का सेटअप आज देखने को मिला? गुड आफ्टरनून रजत। वेल देखिए, मार्केट्स के अंदर एक तेजी आज अभी हमको देखने को मिल रही है। बाकी ओवरऑल निफ्टी का जो रेंज बना हुआ है वो है 8750 ऊपर में और नीचे में 8650। जैसे ही निफ्टी ऊपर में 8750 का लेवल ब्रेक करेगा तो हमको एक तेजी देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर निफ्टी 8800 या फिर 8850 के भी लेवल्स दिखा सकता है। अभी जो भी पोजीशंस लोग होल्ड करके रख रहे हैं उनके लिए 8650 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और निफ्टी अगर 8700 के आसपास मिलता है तो 8650 के एसएल से एक बार बाइंग ही बनती है। 8750 का हर्डल क्रॉस करते ही 8800 तक का मूव हमको निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है जल्दी जी। अनुज दीक्षित मौजूद है हमारे साथ। अनुज, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेडिंग व्यू क्या होगा निफ्टी पर? पोजीशंस कैरी करेंगे लॉन्ग साइड पर कल के लिए? जी दीपाली, बिल्कुल। जब तक बाजार 8680 के ऊपर टिका हुआ है तब तक लॉन्ग साइड के ही ट्रेड बनते हैं। हालांकि हमारा व्यू लास्ट वीक तक निगेटिव था बाजार में, पर जिस तरीके से उसने 8650 को क्रॉस किया है, एकदम शॉर्ट टर्म में लगता है कि एक्सपायरी से पहले एक बार बाजार ज़रूर से 8800, 8820 तक के लेवल के लिए एक्सटेंड हो सकती है ये खरीदारी का माहौल। तो शॉर्ट टर्म में एक अपमूव लगता है पेंडिंग है तकरीबन 8800 तक के टारगेट्स के लिए। और 8680 के सपोर्ट्स मेंटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक वो सपोर्ट्स ब्रीच नहीं होते तब तक बाजार में आने वाले दिनों में तेज़ी का माहौल बना रहेगा। सुमित, लेकिन आज जो खरीदारी बनी है निफ्टी बैंक में एक्सपायरी हफ्ते के पहले दिन, अब क्या लगता है? एक तो निफ्टी बैंक का टारगेट बताएं, क्योंकि अब ये पहुंच गया 19,833 के जोन पे, यानी कि 123 पॉइंट्स की स्ट्रॉन्ग बढ़त है और आज सरकारी खेमा जो है वहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक पे आपके टारगेट्स, और अगर एक स्टॉक चुनना हो बैंकिंग पे तो कौन सा होगा?
देखिए रजत, बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में, और बैंक निफ्टी में हमने एक तेजी अच्छी देखी भी है। अभी इमीडिएटली साइकोलॉजिकल लेवल 20,000 है जो इसका हर्डल के तौर पे काम करेगा। नीचे में जब तक ये 19,500 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग में रह सकता है, और ऊपर में जैसे ही 20,000 का लेवल ब्रेक करेगा तो हमको 20,200 से 20,400 तक का मूव देखने को मिलेगा। आई थिंक बैंक निफ्टी 19,800 19,700 के बीच में बाय है, 19,500 का ओवरऑल स्टॉप लॉस होगा, और 20,000 20,200 के टारगेट होंगे आने वाले दिनों के लिए बैंक निफ्टी में। 19,500 का लेवल ब्रेक करता है तो ही वीकनेस देखने को मिलेगी। अब बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर आज हमने एक बहुत अच्छा मूव देखा है। पीएसयू बैंकिंग ज्यादा परफॉर्म कर रही है, बट मैंने अभी यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को चुना है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एचडीएफसी बैंक ने पिछले कुछ दिनों में करेक्शन दिखाई, नीचे में एक सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बना के अभी तेजी बनाने की तैयारी कर रहा है। ये तेजी के अंदर इमीडिएटली ऊपर में स्टॉक में हम 1300 से 1305 का लेवल देखेंगे, और जैसे ही ये स्टॉक 1305 का लेवल क्रॉस करेगा तो हमको ऊपर में 1340 तक का मूव एचडीएफसी बैंक के अंदर दिखाई देता है। तो आई थिंक एचडीएफसी बैंक को सिलेक्ट किया जा सकता है। 1240 का स्टॉप लॉस होगा और 1305 से 1340 के टारगेट होंगे। जी, तो एचडीएफसी बैंक अच्छा लग रहा है लॉन्ग ट्रेड के लिहाज से। हालांकि अभी स्टॉक फ्लैट विद नेगेटिव बाय साइड ट्रेड कर रहा है, लेकिन डेफिनेटली आज के सेशन में बैंकिंग, ऑटो और ऑयल एंड गैस, ये तीन ऐसे स्पेस रहे हैं जिन्होंने स्ट्रेंथ लेड की है मार्केट को। ओएनजीसी अब करीब 4% ऊपर है। टाटा मोटर्स 3.25% गेंस लेकर दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई में अच्छा रुझान बना हुआ है। ऑयल एंड गैस स्पेस से बीपीसीएल को और आप देख लीजिए जहां पर 2.5% का मूव है। लेकिन ओएनजीसी पर बातचीत कर लेते हैं। आज खबर आई कुछ देर पहले कि 27 अक्टूबर को बोर्ड बैठक है कंपनी की, जिसमें बोनस इशू प्लान्स को लेकर डिसीजन लिया जा सकता है, और स्टॉक में एक सडन स्पाइक और अब दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करते हुए। अनुज, इस पूरी ही सीरीज में एक कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस ओएनजीसी ने दिखाई है, और आज अपने फ्रेश लाइफ टाइम 52 वीक हाइज इस स्टॉक ने टच किए भी हैं। ओएनजीसी पर अभी नेक्स्ट टारगेट्स क्या होने चाहिए? प्रॉफिट समेट लें अभी ट्रेडर्स, या फिर यहां से और जाने की भी, ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी लग रही है? देखिए दीपाली, जैसा पूरा स्ट्रक्चर ओएनजीसी का बन के आया वो काफ़ी बुलिश स्ट्रक्चर है। उसने जब 270 280 के ब्रेकआउट दिए तो उसके बाद एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन पूरा होता है, और उसके बाद लॉन्ग टर्म के जो टारगेट बन के आते हैं वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के टारगेट काफ़ी ऊपर की साइड के बन के आते हैं। अगर हम अपसाइड टारगेट्स की बात करें तो तकरीबन 330 340 तक के टारगेट मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो किसी भी मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे ख्याल से वीकनेस में काफ़ी अच्छा लेने के लिए शेयर रहेगा। किसी भी वीकनेस के माहौल में 270 275 के लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और जिस तरीके का दीपाली पूरा स्ट्रक्चर है, मैं मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं उनको ज़रूर से लॉन्ग जाने की सलाह दे सकता हूं कि इस वक्त भी इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अपसाइड के टारगेट तकरीबन 330 340 की रेंज होंगे। लेकिन कुछ स्टॉक्स जहां पर दमदार रिटर्न्स मिल रहे हैं उसमें ये 5% के ब्रैकेट वाले स्टॉक्स बताता हूँ आपको। ग्रेविटा, ये स्टॉक काफ़ी एक्यूमुलेटेड स्टॉक आज के सत्र में साबित हो रहा है। 5-5.5% का मूव इसमें मिलता हुआ नजर आया। और एक स्टॉक है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, जिसमें 5% का मूव आज इंट्राडे बेसिस में मिला है, और ये स्टॉक भी अब 90 के लेवल को टेस्ट करने जा रहा है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स या फिर ग्रेविटा, मिड कैप कैटेगरी में सुमित, अगर आप देख पाए इनके चार्ट स्ट्रक्चर्स क्या बताते हैं, क्या खरीद सकते हैं? को खरीद सकते हैं। ये स्टॉक के अंदर एक मूव ऐसा लग रहा है आने ही वाला है। जैसे ये स्टॉक 90 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट होगा तो ये स्टॉक के अंदर 20 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी, यानी 109 से 110 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। अगर प्रेजेंट लेवल्स पे बाय करते हैं तो इसके अंदर स्टॉप लॉस रखना होगा 85 रुपीज का, और जैसे 90 का लेवल ये ब्रेकआउट करता है तो मुझे लगता है एक वन वे मूव इसके अंदर देखने को मिल सकता है, तो स्टॉक के अंदर बाइंग की जा सकती है। जी, हालांकि दोनों ही शेयर्स अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और 4 से 5% की गेंस लेकर दोनों स्टॉक्स कामकाज कर रहे हैं। लेकिन ये दिवाली हफ्ता है और इस हफ्ते की शुरुआत एक बहुत अच्छे नोट पर हुई है। आज मार्केट्स दिन के ऊपरी स्तरों पर हैं, 8700 के ऊपर निफ्टी है भी। लेकिन इस दिवाली से अगली दिवाली बाजार की चाल कैसी रहेगी ये जानते हैं, और एक बड़े जानकार हमारे साथ मौजूद भी हैं। बातचीत करेंगे उनसे, रुक कर लेते हैं इसी खास सेगमेंट का दिवाली स्पेशल। और दिवाली स्पेशल में अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिस्टर अभय आयमा मौजूद हैं एचडीएफसी बैंक से। मिस्टर आयमा, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू दी शो, और जी बिजनेस की पूरी टीम की ओर से आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, पिछला जो एक साल रहा है, पिछली दिवाली से इस दिवाली तक मार्केट्स ने सभी इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स भी कमा के दिए हैं, और डोमेस्टिक फ्रंट पर काफ़ी कुछ चीज़ें बदली हैं। फिर चाहे वो रिफॉर्म के मोर्चे पर हो, जीएसटी बिल पास होना हो, नए बैंकरप्सी नियम को लेकर कामकाज होना हो, या फिर रेट कटौती ही क्यों ना हो। अब सवाल यह है कि पिछला एक साल तो अच्छा रहा, लेकिन इस दिवाली से अगली दिवाली मार्केट्स के लिए कैसे रहने वाली है? इसमें ग्लोबल फैक्टर्स भी होंगे जो कि बाजार पर अपना असर डालेंगे, और डोमेस्टिक फ्रंट पर भी जो डेवलपमेंट्स होंगी उनका भी प्रभाव रहेगा। लेकिन आपके लिहाज से अगला एक साल कैसा रह सकता है, और कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो इंपॉर्टेंट होंगी इंडियन मार्केट्स के लिए?
देखिए पहले ग्लोबल इम्पैक्ट की बात कर सकते हैं कि उसके बारे में काफ़ी कम कहना है। क्लियरली इवेंट्स हैं जैसे कि इंटरेस्ट रेट है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं यूएस में, चाइना का डिमांड कैसा रहता है, बट दीज आर मोर डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट फैक्टर्स। अभी इलेक्शन कैसा होगा, इंटरेस्ट रेट कब बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, बट उम्मीद ये की जाती है कि दे विल गो एट अ स्टडी पेस। और इमर्जिंग मार्केट्स का फ्लो, क्योंकि हमका वहाँ से हमें दो ही चीज़ें उनसे मतलब उनके ऊपर डिपेंडेंट है, एक तो फ्लोज और दूसरा डिमांड तो ऑलरेडी अक्रॉस द वेस्टर्न वर्ल्ड और द यूरोपियन वर्ल्ड इज़ ऑन अ लोअर साइड, और उसको हम एसिमुलेट, आई थिंक द इंडियन इकोनॉमी हैज़ एसिमुलेटेड दैट टू अ लार्ज एक्सटेंट। फंड्स फ्लो का मेरा मानना ऐसा है, विच इज़ गैस इज एज गुड एज एनीवन, इवन इफ देयर इज़ एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स विच इज़ लाइकली टू हैपन अगले साल में, ज़्यादा इम्पैक्ट, सेंटिमेंटल इम्पैक्ट थोड़ा पड़ सकता है, बट द वर्ल्ड इज़ फ्लश्ड विद सो मच ऑफ मनी, वो उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये तो ग्लोबल सिनेरियो रहा। डोमेस्टिक सिनेरियो पे आई मेंटेन माई व्यू, जैसा पिछली बार कहा था कि देयर इज़ अ डेफिनेट टर्न अराउंड इन दी कॉर्पोरेट सेक्टर। अगर आप कई अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, छोटी छोटी हो रही हैं, जिन्हें कि मतलब नज़रअंदाज किया जाता है। द प्रॉब्लम इज़ दैट कोई बिग बैंग रिफॉर्म जो कि मीडिया हिट करे, फ्रंट लाइन हिट करे, वो इस सरकार ने नहीं किए हैं, तो शायद लोगों को लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है। दूसरा, बट अगर आप उसको, और मुझे लगता है कि ये सरकार जितना किया है इसने उसको पूरी तरह से प्रोजेक्ट भी नहीं कर पाए हैं, तो द हेडलाइंस गेट ग्रैब्ड बाय अननेसेसरली कंट्रोवर्सीज और अननेसेसरली सिचुएशंस। लेकिन आए साहब यहाँ पर जी एज द वर्किंग गोज, जी आप प्लीज अपनी बात पूरी बोलिए। सॉरी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप छोटे छोटे जो रिफॉर्म देखें, अगर आप आधार पे देखें जो मूवमेंट हुई है, उससे क्या इम्पैक्ट आता है। मतलब आप रिसेंटली देख लीजिए, एक हफ्ता पहले मैं देख रहा था, इट्स अ स्मॉल इंसिडेंस बट इट शुड गिव यू एन आइडिया हाउ द कंट्री इज चेंजिंग, हाउ पीपल आर चेंजिंग। एक पिछले 3-4 दिन में एक न्यूज़ आइटम था, एक छोटे से कॉर्नर में पेट्रोल का प्राइस 2.5 रुपये से बढ़ाया गया और डीजल 1.50 रुपये से। मैंने उस पर किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी, कोई स्ट्राइक नहीं हुई, कोई मोर्चा नहीं निकला, कोई, आई मीन जस्ट गो बैक 2 years बैक और 4 years बैक, अगर ऐसा कोई 1.5 रुपया डीजल पे बढ़ाया गया तो हाहाकार मच जाता था हर जगह पे। सो आई एम टेलिंग यू, जस्ट ये इसको कोरिलेट कीजिए कि कैसे, हाउ आइटम्स आर मूविंग। या एक छोटा सा एक न्यूज़ आइटम ऐसे ही था कि केरोसिन पे हर महीने 25 पैसा या समथिंग इनसिग्निफिकेंट बढ़ाया जाता है, विच विल इवेंचुअली, बट केरोसिन ऐसा सेंसिटिव आइटम हुआ करता था जिसको लोग हाथ लगाने से डरते थे। या जो डायरेक्ट बेनिफिट का जो हो रहा है, या पीएफ को 5% से 10% जो बढ़ाया गया, उसके ऊपर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इट्स अ ह्यूज, इट्स 100% इंक्रीज इन इक्विटी एलोकेशन फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड कॉर्पस। या आप आज रोड कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, आप पावर कंपनीज का देख लीजिए, आप जो कि 4 साल पहले मरा हुआ था, कोल इंडस्ट्री, प्रॉब्ली द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द कोल टुडे। एंड सो आई एम सेइंग दैट ये सब चीज़ें देखें तो आई एम क्वाइट हैप्पी विद द वे थिंग्स आर फंक्शनिंग। यानी मिस्टर एम, आप कहना चाह रहे हैं कि गुड टाइम इज येट टू कम। अभी जो समय रहा है वो डेफिनेटली अच्छा रहा है, लेकिन अभी भी और बेहतर समय आएगा मार्केट्स के लिए। एग्जैक्टली मैं आपको पर्सपेक्टिव 1 साल का नहीं, मैं अगर 3 साल 2019 तक का पर्सपेक्टिव पकड़ूं तो आई थिंक इंडिया इज अ स्टोरी हुज टाइम हैज़ कम एंड हुएवर कैपिटलाइजेज ऑन इट, श्री नरेंद्र मोदी इज देयर एट द राइट टाइम, आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स। बट आई थिंक दैट इरेस्पेक्टिव ऑफ who is there at governance, unless it, you know, there's a major setback and there is some, but even that will change. I think this is what we are looking today is just the beginning of what is to come.